नमस्कार, मैं केएस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों के साथ मैं अपने YouTube चैनल केएस मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ औपनिवेशिक सत्ता के दौरान जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में चार्टर एक्ट जो तैयार किया गया था, उस चार्टर एक्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। और वो चार्टर एक्ट दो महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट पर चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम के रूप में उभर कर सामने आया। इस अधिनियम की जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं के आधार पर हम यह देख सकते हैं कि वास्तव में यह भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता को स्थापित करने में ब्रिटिश सफल हो रहा है। चलिए, तो इस अधिनियम की कुछ खास फीचर, कुछ खास विशेषताओं पर चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर एक कि इस अधिनियम ने यानी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इससे पहले 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उस गवर्नर जनरल के रूप में पहले व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन इस 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी बंगाल नाम ना रह के अब भारत शब्द जोड़ दिया गया, जिसमें यानी इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर जो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दिया गया। इससे पहले सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां उस बंगाल के गवर्नर जनरल में नहीं था। तो इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला व्यक्ति था जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था। चूंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ही वो पहले व्यक्ति हो गए जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहला भारत का गवर्नर जनरल बना। इस 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे और भारत के भी प्रथम गवर्नर जनरल। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। यानी इससे पहले 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से पहले मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति प्राप्त था, लेकिन इस अधिनियम के तहत वो शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून यानी रेगुलेटेड एक्ट कहा जाता था, लेकिन अब नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या फिर अधिनियम कहा जाने लगा। तीसरी विशेषता इसकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में जो गतिविधियां चल रही थी, उस गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। कहने का आशय यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत उसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार था, लेकिन इस 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया हूं, केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया। चार्टर एक्ट
1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ कर दिया। यानी इस 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सर्विसेज जो पहले मनोनीत किया जाता था, अब ओपन कंपटीशन के माध्यम से जो है सो सिविल सर्वेंट को नियुक्त करने का प्रावधान प्रारंभ किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस बात का विरोध किया और उसी के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इस अधिनियम के तहत भारतीयों को भी किसी पद को प्राप्त करने या भारतीयों को किसी कार्यालय या रोजगार हासिल करने का अवसर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस प्रावधान का अपोज किया। परिणाम स्वरूप उसके अपोज के कारण ही इस अधिनियम के पारित होने के बावजूद भी यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया। तो इस तरह से 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक इकाई को मजबूती प्रदान किया और जो एक व्यापारिक गतिविधियों में शामिल था, उस पूरे व्यापारिक गतिविधियों के अधिकार से इसे वंचित कर दिया, जो केवल चाय और चीन के साथ बचा हुआ था 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बाद भी, लेकिन इस चार्टर एक्ट के तहत उसे भी समाप्त कर दिया गया है। और इस तरह से ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको इसी एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि भारत का ब्रिटिश क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका था। तो आइए अब मैं आप लोगों के साथ 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट की बात करता हूँ। इस चार्टर एक्ट के बाद अगले 20 वर्ष के बाद 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट लाया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो कहा जाता है कि 1793 ईस्वी से लेकर 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था और इस अधिनियम की जहां तक विशेषताओं की बात है तो उस विशेषताओं के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 कि इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग हो गया, विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। इससे पहले, इस अधिनियम से पहले विधायी और प्रशासनिक कार्य एक ही व्यक्ति या एक ही कार्यालय के रूप में किया जाता है। इस अधिनियम के तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, जिसे विधान पार्षद कहा गया, या यूं दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में हम इसे समझा सकते हैं कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय या फिर केंद्रीय विधान परिषद कहा गया है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इस शाखा ने छोटी संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना जाने लगा। इससे पहले विधायिका का उतने महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त नहीं थी, इसलिए सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में इस अधिनियम के तहत जाना जाने लगा। इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। उस विशेष मशीनरी और प्रक्रिया को फुलफिल किया गया, पूर्ण किया गया। इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुभारंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। इससे पहले भारतीय नागरिकों के लिए सिविल सर्विसेज के लिए द्वार भी खुला था, लेकिन 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों के लिए भी, भारतीय नागरिकों के लिए भी सिविल सेवा का जो प्रतियोगिता होता था उस प्रतियोगिता के लिए ऑफर दे दिया गया, अवसर दे दिया गया ओपन। और इस भारतीय सिविल सर्विसेज
में नागरिकों की भर्ती के लिए, इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति को नियुक्त किया गया, या यूं कहें भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 ईस्वी में किया गया, इसी अधिनियम 1853 के तहत। 1853 ईस्वी के अधिनियम ने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन इससे पहले के अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, और हुआ भी कि कंपनी का शासन 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत समाप्त भी कर दिया गया। तो कंपनी का शासन कभी भी समाप्त करने का प्रावधान इस अधिनियम में कर दिया गया था। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रतिनिधियों या स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो इस प्रकार से इस 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट काफी महत्वपूर्ण रहा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के पूर्ति के लिए, क्योंकि भारत में सिविल सर्विसेज में भारतीयों का प्रतिनिधित्व प्रदान कर वो भारत में एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र को भी स्थापित करने में सफल रहा। इस प्रकार यह 1833 और 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम भारत में बढ़ते असंतोष को धीरे धीरे उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ संवैधानिक विकास की ओर ध्यान दिया, लेकिन उसके अपना कुछ प्रमुख औपनिवेशिक हित था, उसी हित को पूर्ति करने के संदर्भ में। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आपसे ये गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर और इस पर अपना सब्सक्राइब भी प्रदान कर ले। थैंक यू।